हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू द यदुवंशी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम क्लास 9 का बायो का चैप्टर, जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, जैसे टावर है, मॉन्यूमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये हालांकि हमें देखने में अलग अलग लग रही हैं, लेकिन ये सारे के सारे शेप हो गया, साइज हो गया, इनका अलग अलग है। क्या इनके अंदर कोई कॉमन प्रॉपर्टी है? तो बोलेंगे हाँ है। क्या है वो? कि ये सारी की सारी चीजें आपकी किससे बनी हुई हैं? ब्रिक्स से, ईंटों से बनी हुई हैं। ठीक है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी जो बेसिक यूनिट हो जाएगी या बेसिक जो नीड हो जाएगी, वो क्या है? हमारी ब्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से देर आर मिलियन ऑफ लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ। बहुत सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। दे ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप। इनका जो साइज और शेप है वो आपका अलग अलग होता है, बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, जिस तरीके से हमने पीछे देखा कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी आपकी ब्रिक से मिलकर बन रही थी, इसी तरीके से ये सारे के सारे सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स इनके भी होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेल्स। चल, तो किस तरीके से हम सेल को डिफाइन करेंगे? सेल जो है इज द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो सेल के बारे में हम डेफिनेशन के बारे में अगर लिखेंगे तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। बात करेंगे डिस्कवरी कैसे हुई थी इसकी। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क की जो थिन पतली सी एक जो ढक्कन था लकड़ी का, उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया। ठीक है, जो कि किससे बना हुआ था? बार्क ऑफ ट्री से। ठीक है, तो उन्होंने जो उन्होंने खुद अपना डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको देखा कि उसके अंदर कुछ इस तरीके का एम्प्टी कंपार्टमेंट है। ठीक है, विच रिजेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, जो बिल्कुल आपका जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके का देखने में लग रहा था। ठीक है, ही लेबल्ड देम एज सेल्स, और उन्होंने इसको सेल नाम दिया। ठीक है, सेल का मीन्स क्या होता है? ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं। ठीक है, बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये आपके टू टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कि आपके सेल के हिसाब से अगर बांटें तो एक आपका यूनिसेलुलर होता है, एक आपका मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर की बात करें तो ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। मल्टी सेलुलर की बात जहाँ करेंगे तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये जो सेल हैं इसकी, वो काफी सारी सेल्स होंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे सिंगल सेल से होंगे। जबकि मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो होंगे वो ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अलग अलग काफी सारे जो सेल्स होंगे वो ग्रुप बनाएंगे एक साथ मिलकर और सिंगल बॉडी के अंदर ये होंगे। लेकिन जो आपके अलग अलग जो फंक्शंस होंगे, अलग अलग जो काम होंगे, उन काम के लिए ये जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, तो ये आपका क्लेमाइडोमोन्स जो है ये हो जाएगा, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया जिनमें सिंगल सेल होता है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर में आ जाएंगे। मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसमें आपके कुछ फंगी हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग, जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग थ्योरी देते हैं सेल की स्टडी के बारे में। फर्स्ट थ्योरी जो प्रपोज की गई थी वो एमजे स्लेंडिन ने दी थी, और इनके साथ में थे थ्योर सचवान, जो कि 1838 से 1839 के बीच में दी थी। इनके हिसाब से क्या है
ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी वो थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इनके हिसाब से जो सेल की जो डेफिनेशन थी, सेल की जो सेल को जो इन्होंने डिफाइन किया था, थ्योरी जो दी थी वो ये थी कि सारे के सारे प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो आपके सेल से बने हुए हैं और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे प्लांट टिश्यू आपके कुछ इस तरीके के रहेंगे, एनिमल टिश्यू कुछ इस तरीके के रहेंगे। ठीक है, 1885 में जो वर्च्यो थे उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया और इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल होंगे वो पहले से जो सेल होगी उसी से ये बनेगी। ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1885 में, मॉडिफाई किया था इसको। With the discovery of electron microscope in 1940, it was easily to understand the complex structure of a cell। ठीक है, जब 1940 में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो उसके बाद इसको समझना, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था सेल का, इसको समझना थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सेल के जो शेप होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ देखेंगे कि डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। उनके काम के हिसाब से उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कॉलमनर, कॉलमनर बेसिकली ये आपके कॉलम लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, कॉलम शेप रहेगी। जैसे एपिथेलियल सेल्स हो गए, ये देखो, ये आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। सर्कुलर वाई कॉनकेव, ये आपकी आरबीसी जो होती हैं सर्कुलर बाई कॉनकेव्स, इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। स्प्लिंडल शेप्ड हो गई, ये आपके स्प्लिंडल, जो स्प्लिंडर एक डिवाइस होती है जैसे जो फाइबर होती है उसको थ्रेड बनाने का काम करती है, इस तरीके की सेल्स होती हैं ये। ठीक है, ये आपके स्मूथ मसल सेल्स हो गई, ये आपके कुछ इस तरीके के दिखेंगे। उसके बाद ओवल शेप हो गई, ओवल में आपका ओवम और एग सेल्स आएंगे। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ओवल रहेगी। एक होती है आपकी इरेगुलर, इरेगुलर जैसे अमीबा के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या होती है, सिंगल सेल होती है जो कि इरेगुलर होती है, वो अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर जैसे फैट सेल हो गई, ये आपके सर्कुलर रहती हैं। ठीक है, यहाँ सर्कुलर और ओवल, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्कुलर ओवल आपका ओवल लाइक स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर आपका सर्कल में रहेंगे। ब्रांच्ड की बात करें तो जैसे नर्व सेल हो गई, ये आपकी, इनमें क्या है कि अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई होती हैं तो इनको ब्रांच बोल देते हैं। स्पाइरल हो गई, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग शेप्ड होती हैं ये, जैसे आपका स्प्रिलम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसके अंदर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है तो इसलिए इसको स्पाइरल बोल देंगे। रेक्टेंगुलर, ये आपकी जैसे स्पाइरोगोरा होता है, इसके अंदर ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। एक होती हैं रॉड शेप्ड। ठीक है, रॉड शेप्ड जैसे जो आपका बैसिलस बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये आपको रॉड शेप में दिखेंगे। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, इनका जो शेप और साइज जो होता है सेल्स का, वो उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं या जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप होती है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल होती है वो मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे? ठीक है, सेल वॉल, जो आपका केवल और केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, बेसिकली वो क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो सेल की आउटर कवरिंग देंगे, क्या होती है बेसिकली थिन आउटिंग कवरिंग ऑफ अ सेल, मतलब जो सेल होगी उसकी थिन आउटर कवरिंग होती है, मतलब पतली से उसको कवर करने वाली होगी। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो सेल सेल जो लेयर है बेसिकली इसका काम क्या है, ये सेल को और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें एक सेपरेशन का काम करेगी या फिर सेपरेट करने का काम करेगी, कुछ इस तरीके से।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है जिनका नाम होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स। बेसिकली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिपिड्स रहता है, ये आपके प्रोटीन्स लाइक जो प्रोटीन्स हैं वो रहती हैं। चलिए और क्या है इसके बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करेगी या परमिट करेगी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ एक मटेरियल ऐसे होंगे जिनको अंदर जाने के लिए या बाहर निकालने के लिए ये अपना काम करेंगे। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और कुछ जो आपके अदर मटेरियल्स रहेंगे उनसे प्रिवेंट भी करेगी, उसका बचाव भी करेगी। देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड चीज़ें अंदर और बाहर जा पा रही हैं, इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो बात आती है कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो आपका सब्सटेंस है उसका मूवमेंट जो है वो इनसाइड या आउटसाइड सेल के अंदर कैसे होता है, तो उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 inside the cell increases, the CO2 moves out ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। ठीक है, मान लिया कि ये जो सेल है इसके अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड है उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका बाहर वाले अंदर की साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो CO2 है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन पहले भी हम देख चुके हैं। ये क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है तो उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। कुछ इस तरीके से अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, बाहर आपका टोटल ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, मूव आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, तो होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगा आउटसाइड टू द इनसाइड। जब ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इनसाइड उसमें जाने सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मूवमेंट है वो आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और क्या काम है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो वाटर होगा उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। किस तरीके से करेगी या किस तरीके से इसका जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो मान लिया हमने कि व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जहां पर मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल। सेम मीडियम दोनों तरफ अगर है आपका तो अब हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सेल है इसके चारों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, इन दिस केस देयर इज नाइदर एंट्री ऑफ द वाटर एंड इन द सेल नॉर एग्जिट। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो वहाँ पर न तो एंटर करेगा ना ही एग्जिट करेगा किसी भी सेल के अंदर, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों द सेल रिमेन्स प्लेसिड, मतलब जैसी सेल थी आपकी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, नॉट फर्म और हार्ड। ना तो वो हार्ड बनेगी ना ही वो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ऐसा मीडियम जो कि सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल। सेल के बाहर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और जबकि सेल के अंदर अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। ठीक है, इन दिस केस वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो आपका सेल के अंदर चला जाएगा। जब सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी, मतलब अपना जो आकार है उसका उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द सेल बिकम
टर्जिड, टर्जिड का मतलब स्वेलन, ठीक है, स्वेल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो मीडियम ऑफ सराउंडिंग सेल है वो लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगा दैट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा रहेगा और जो मीडियम होगा उसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन अगर होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन दिस केस वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। यहाँ पर वाटर आपका जो है वो आउटसाइड द सेल, मतलब सेल से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक अप हो जाएगी, मतलब सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी, और इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए सेल के अंदर डिफरेंस आपने देखा, कुछ इस तरीके से पानी निकलने के बाद ये हो जाएगी। ठीक है, तो सेल कैसी हो गई, अब प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, मतलब श्रिंक हो गई। चलिए, तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं हो रहा था, हाइपोटोनिक में आपका कुछ इस तरीके से स्वेलन हो जाएगा, ठीक है, और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाएगी सेल। ठीक है, so we see that water always moves from a region of higher concentration to the region of lower concentration। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर का जो मूवमेंट होगा वो आपका हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम जानते हैं ऑस्मोसिस के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानेंगे, ऑस्मोसिस के नाम से। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये पूरे तरीके से आपका मैकेनिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे हम यहाँ पर, कि ऑस्मोसिस जो है वो इज नॉट द ओनली मेथड फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। ठीक है, ऑस्मोसिस ही केवल एक मेथड नहीं है जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जिसमें आपका सेल के अंदर या बाहर कोई भी चीज़ जाती है बिना एनर्जी के। तो इसके अलावा फिर क्या होता है, there are many more processes called as, the first one is diffusion। जिस तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस में बिना एनर्जी के जो आपका इन एंड आउट हो रहा था, सेम उसी तरीके से डिफ्यूजन भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एयर इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ आउटसाइड द बॉडी, तो ये भी आपका, देन हाउ इज ऑस्मोसिस डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पर ये हमने समझा कि डिफ्यूजन जो है वो आपका, ये वाला प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन से डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे कि इट अकर इन एनी मीडियम। ये जो डिफ्यूजन है वो किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम में हो जाएगा, जबकि ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए लिक्विड होना जरूरी है, या फिर लिक्विड मीडियम होना जरूरी है। ठीक है, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके डिफ्यूज हो सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन इसमें आपका ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे। थर्ड है आपका कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन प्रोसेस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो ज़रूरत थी वो इसमें नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल्स टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की वो हमारे सेल को इनेबल करती है, ताकि जो फूड हो गया या फिर अदर मटेरियल हो गया इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको ये इनगल्फ करने के लिए। द सेल ऑफ अमीबा इनगल्फ्स फूड फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अमीबा होता है, अमीबा का जो सेल होता है वो सराउंडिंग से जो फूड लेता है उसको, इस तरीके से देखिए, ये सिंगल सेल है, वो पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडो मतलब एक्सटर्नल और साइटोसिस मतलब खाने का या फूड को इनगल्फ करना। ठीक है,
एंडोसाइटोसिस, ठीक है, इनसाइड द सेल हो जाएगा। चलिए, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, लेकिन इस प्रोसेस में हमें किस चीज़ की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे बात करेंगे, द सेल थ्रो आउट वेस्ट एंड अदर सिक्रेशंस, जो किस तरीके से जो वेस्ट और जो अदर सिक्रेशंस हैं उनको बाहर कैसे निकालता है सेल। ठीक है, तो कुछ एक यहाँ पर हमने देखा, जैसे CO2 है उसको ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब जब हम जो सेल है वो इनटेक कर रही है, और एक्सोसाइटोसिस मतलब जब जो सेल है वो एग्जिट कर रही है किसी चीज को। ठीक है, और जो ये भी प्रोसेस होगा इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली ये आपका केवल और केवल किसमें, प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा या फिर प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। ये आपका रिजिड आउटर कवरिंग होता है सेल के लिए। ठीक है, सेल का रिजिड आउटर आउट कवरिंग होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ये सेल वॉल है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ये आउटसाइड या बाहर मिलेगा। ये आपका बना हुआ होता है बेसिकली सेल्यूलोज का। ठीक है, ये क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, ये जो आपका सेल्यूलोज होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किसके लिए, प्लांट के लिए। ये आपका नॉन लिविंग और फ्रीली परमिएबल होता है। ठीक है, जो आपका प्लांट सेल वॉल है वो आपका नॉन लिविंग होगा और फ्रीली परमिएबल होता है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल का मतलब ये है कि अलाउ ऑल सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव द सेल फ्रीली। ठीक है, सारे के सारे मतलब जो भी सब्सटेंस होगा उसको एंटर और लीव करने के लिए सेल जो है ये फ्री रहती है, इसको कोई मतलब नहीं है क्या, कैसे, कहाँ। फंक्शन की बात करें तो ये सबसे पहला काम तो यही है इसका कि प्रोटेक्शन देगा सेल के लिए। ठीक है, सेल को प्रोटेक्शन देगा और डेफिनेट शेप देगा सेल के लिए, दूसरा काम ये रहेगा। ठीक है, और क्या है इसमें, वी हैव सीन दैट व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमने जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली बात की थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि वाटर को एब्जॉर्ब करके जो सेल था वो क्या हो रहा था, स्वेलन अप हो रहा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो द सेल स्वेल्स बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब जब स्वेल अप होगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा सेल वॉल पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो देयर इज चांस दैट द सेल माइट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ये जो प्रेशर लग रहा है इसकी वजह से एक चांस बन जाता है कि सेल जो है वो क्या हो सकती है, ब्रस्ट मतलब फट सकती है। बट द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सेल वॉल जो है वो इस पर अगेन उतना ही प्रेशर लगाता है जो स्वेलन सेल है उस पर। बिकॉज ऑफ दिस द सेल कैन विदस्टैंड ग्रेटर प्रेशर। इसलिए जो आपका सेल है उसके अंदर ग्रेटर प्रेशर जो है वो आपको देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे जो नेक्स्ट था हमारा, ये आपकी जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इट लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, कुछ इस तरीके से। मैनी सेल ऑर्गेनल लाई इन द साइटोप्लाज्म, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे। ऑल द सेलुलर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, जितने भी आपके सेलुलर केमिकल रिएक्शंस होंगे वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। इट स्टोर वाइटल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन इसके अंदर, या फिर हम बोलें कि जो साइटोप्लाज्म है इसी में हमें अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं या फिर इसके अंदर स्टोर रहते हैं। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोसॉल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में इन ऑर्गेनल्स को हटा के अगर बात करें तो बाकी के जितने भी चीज़ें हैं या जो चीज़ है उसको हम साइटोसॉल बोलते हैं। इस तरीके से ये जो बचा हुआ है इसको हम साइटोसॉल बोलेंगे। सेल ऑर्गेनल की बात करें जो कि आपके ऑर्गेन्स हैं सेल के। ठीक है, सेल के भी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो एन ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज्ड
सब यूनिट विद इन अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये ऑर्गेनल बेसिकली क्या होता है, ये आपका स्पेशलाइज्ड रहेंगे या फिर ये अपने काम करने में माहिर रहेंगे। जो सब यूनिट होगी उसके साथ जो सेल की सब यूनिट होगी उसमें, और स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मतलब जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो अच्छे से करेंगे। जैसे मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। ठीक है, अगर कोई नया मटेरियल सेल के अंदर बनेगा तो उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, सेल से बाहर निकालना। सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। सेल जो है वो जिंदा रहती है और ये सारे के सारे जो काम कर पाती है वो इन्हीं ऑर्गेनल्स के थ्रू या फिर इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से कर पाती है। All the cell have the same organelle no matter what their function is or what organism they are found in। जो सेल होती हैं उनका जो ऑर्गेनल होते हैं वो सेम रहेंगे, चाहे वो काम उसका चाहे कुछ भी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उन सब में ये सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके ऑर्गेनल्स हैं वो आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है।